नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य की बेहतरीन तैयारी हेतु हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल पढ़ लिया, भक्ति काल को भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद रीतिकाल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आज पद्माकर को। तो रीतिकाल का लगभग अंतिम ये वीडियो रहेगा। पद्माकर रीतिकालीन काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा, इसको हम देखेंगे। ठीक है, पद्माकर और रीतिकालीन काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा, इसको देखेंगे। उसके बाद आधुनिक काल हमारा प्रारंभ होगा। आधुनिक काल के अंतर्गत देख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे। उपन्यास, कहानी और ये सारे युग हैं। प्रारंभ में भारतेंदु द्विवेदी जितना भी है, उसके बाद निबंध पढ़ेंगे, फिर आलोचना पढ़ेंगे, प्रगति प्रश्न, मतलब बहुत कुछ इसमें है। तो लगभग हमारा रीतिकाल आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं पद्माकर से आज की कक्षा को। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि भिखारी दास यदि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं तो पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि यानी इनकी कविता ने अधिक ख्याति पाई। पद्माकर के काव्य में रीतिकाल की सभी विशेषताओं का समाहार हो जाता है। भाषिक तरास, ध्वन्यात्मक संवेदनशीलता, लय विधान, कोमल श्रृंगार भावना और हल्की विचक्षणता, पर इसके बावजूद कोई भी एक विशिष्टता उनके कृतित्व में घनीभूत नहीं हो पाती। जैसे बिहारी की विचक्षणता, देव की तन्मयता, मतीराम की कोमल श्रृंगार भावना या कि घनानंद की लाक्षणिक शैली। इसीलिए पद्माकर रीतिकाल के सर्वाधिक प्रिय कवियों में तो हैं, पर उनका अपना कोई वैशिष्ट्य नहीं उभर पाता। ये तो हो गया, लेकिन अब आप देख लीजिए रीतिकाल के कवियों की क्या विशेषता है। बिहारी की विचक्षणता, देव की तन्मयता, मतीराम की कोमल श्रृंगार भावना और घनानंद की लाक्षणिक शैली, ये सब रीतिकाल के ये जो प्रमुख कवि हैं इनकी विशेषताएं हैं। उनकी कोई यदि एक विशेषता कही जा सकती है तो सीधी सादी चित्रमयता, जो कवियों के सूक्ष्म और जटिल बिंब विधान से अलग है। यह चित्रमयता उनके प्रकृति वर्णन में भी है। औरई रसई, औरई रीति, औरई राग, औरई रंग, औरई तन, औरई मन, औरई बन हुए गवे, और चेष्टा वर्णन में भी नैन नचाए कहिए मुस्काए, लला फिरइयो खेलन होली। ये जो पूरा ये तो बार बार पूछे जाने वाली पंक्ति है। कोई भी अगर आप पुराना पेपर देखेंगे तो ये पंक्ति आपको मिल जाएगी। वैसे शुक्ल की बुक में ये पूरा पद्य दिया हुआ है। शुक्ल की बुक हम पढ़कर आए हैं, तो फिर ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि ये लाइन आए और हम नहीं करें। इसमें भी है और इसको एक निबंध में भी मैंने आपको पढ़ाया है इन पंक्तियों में। तो इन पंक्तियों को, तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं पद्माकर की। नैन नचाए कहिए मुस्काए ना, वो ये अंतिम पंक्ति है उस पद्य की। अथवा एक ही संग धाय नंदलाल और गुलाल दो, द्रिगन गए जुबरी आनंद मढ़े नहीं। एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखनते, कढ़ी गो अबीर पे अहीर तो कढ़े नहीं। अबीर दोनों एक साथ उड़े, अबीर और अहीर जाति थी, यादव जाति, तो दोनों एक ही साथ है। तो अवीर तो भले ही मेरी आंखों से पूछ जाएगा, लेकिन अहीर कभी नहीं जाएगा। यानी कृष्ण की जो छवि मैंने होली में देखी है, जो आनंद, जो प्रेम भाव उनका होली में देखा है, उसके बाद हो सकता है कि गुलाल के रंग तो मेरी आंखों से चले जाएं, लेकिन अहीर का लड़का कभी आंखों से नहीं हटेगा। और यही उनके व्यापक आकर्षण का कारण भी है। पद्माकर में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस के विविध और सच्चे रंग हैं, पर रीति शैली सर्वत्र एक जैसी खिली है। भक्ति काल में अनुभव की समरूपता तरह तरह के कवियों को एक साथ लाती है। रीति काल में यह जोड़ने का दायित्व काव्य शैली का है। यह भक्ति काल और रीति काल में परस्पर विरोध उतना नहीं जितना वे एक दूसरे के पूरक हैं। तो भक्ति में तो क्या था कि भक्ति भाव है ना, ठीक है, क्योंकि सब ये कृष्ण की भक्ति को या जो भी उनके इष्ट देव थे उनकी भक्ति को महसूस कर रहे थे। और रीति काल में सब कवियों के बीच विशेषता क्या थी, जो कॉमन विशेषता थी वो थी काव्य शैली। रीति काल में परिवार के जीवन का समग्र चित्रण एक साथ नहीं हुआ, तो उसके अलग अलग पक्ष उकेर दिए गए हैं।
रीतिकालीन कविता का विकास ब्रज भाषा के विकास से अभिन्न हो गया। न सिर्फ भाषिक स्तर पर वरन राधा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र के संस्कृति के मध्यम रूप में भी। उत्तर मध्यकालीन ब्रजभाषा के विकास क्रम में यह बात आसानी से परिलक्षित की जा सकती है कि काव्य भाषा के सामान्य रूप में बहुत से उपमान और प्रतीक क्रमशः रूढ़ होते गए हैं। रीतिकाल में ठाकुर जब अपने अनेक समकालीनों के प्रति संकेत करते हुए खींच और व्यंग के तीखे स्वर में कहते हैं, सीख लीनो मीनी, ये तो पढ़ लिया कल, लीनो मीन मृग खंजन कमल ने, परसों पढ़ा था ये मैंने भिखारी दास के में। तो उनकी कठिनाई समझ में आती है। यह अकारण नहीं था कि भारतीय हिंदू तक आते आते काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की क्षमता छीज जाती है और नई शक्ति संभावना के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ होता है। काव्य भाषा ब्रज में देखिए भक्ति काल से ही ब्रज भाषा में लिखा जाने लगा और रीति काल में तो खूब लिखा गया। तो अब एक भाषा में कितने सारे उपमान या कितनी सृजन क्षमता होती है वो पूरी निचोड़ ली गई ब्रजभाषा की रीति काल में, और इसीलिए क्या हुआ, आधुनिक काल में भारतीय हिंदू काल से खड़ी बोली का प्रारंभ हुआ। यह हिंदी काव्य भाषा को असाधारण सुविधा रही कि अपने लंबे विकास क्रम में एक आधार के चुकने पर वह दूसरे आधार को स्वीकार कर लेती है। यूं तो यह भी इतिहास का तथ्य है कि ठाकुर के मीन मृग खंजन कमल नैन की ही तरह परिवर्ती छायावाद के प्रतीक और उपमान कालांतर में रूढ़ हो जाते हैं और आवृत होने लगते हैं। कबीर और सूर से आरंभ हुई ब्रजभाषा कैसे विकसित और समृद्ध हुई, फिर कैसे वह उत्तर रीति काल में वह जड़ और स्थिर होती गई, इसका एक रोचक साक्ष्य इस काल के आचार्य कवि भिखारी दास में मिलता है, जिन्होंने काव्य भाषा में कोई नई क्षमता विकसित नहीं की, परंतु अपने काव्य निर्णय के आरंभ में ही काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा प्रयोग की शास्त्रीय व्याख्या की है। संत कबीर के समय से बहते नीर की तरह भाखा मानो आचार्य भिखारी दास तक आते आते फिर कूप जल में परिणत हो गई। रीतिकालीन काव्य भाषा में बहुत बार अप्रस्तुत विधान भाषा का अंग नहीं बन पाता, उसका अस्तित्व अलग ही बना रहता है। इसके विपरीत बिंब की प्रकृति है कि वह सामान्य काव्य भाषा में पर्यवसित हो जाता है। रीतिकालीन काव्य का बहुत सा अंश तो किन्हीं शास्त्रीय लक्षणों के उदाहरण के रूप में लिखा गया है। ऐसी स्थिति में अलंकारों के सजग और यत्नच प्रयोग उसमें स्वाभाविकतः अधिक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त भी अलंकार विधान में प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों के संबंध में साथ साथ कथन होने के कारण कवि का कौशल ऊपर उभर कर अधिक आ जाता है। बात और भाषा का अभेद नहीं हो पाता, पर बिंब समग्र रूप से रचे जाने के कारण और अप्रस्तुत पर ही अधिक आधारित होने से अपेक्षया आसानी से काव्य भाषा के प्रभाव में घुल मिल जाता है। रीतिकालीन काव्य भाषा में बिंब प्रयोग कम और अलंकार विधान अधिक है। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा के छीजने का यह एक मुख्य कारण है क्योंकि अलंकरण का विकास भाषा की सहज स्वाभाविक शक्ति की कीमत पर होता है, जबकि प्रत्येक बिंब अपने में विशिष्ट विधान होने के कारण आवृत नहीं होता और इसीलिए उसके प्रयोग से काव्य भाषा समृद्ध होती है, क्षरित नहीं। मध्यकालीन, अब ये पद्माकर का तो छोटा छोटा सा यहाँ पर एक आध नाम भले ही आए, बाकी हम जो टॉपिक आज उठा रहे हैं वह है काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का विकास। तो ये टॉपिक भी पद्माकर के साथ हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अब यह है कि अब हम ब्रजभाषा से भारतेंदु काल में रीतिकाल से भारतेंदु काल में जा रहे हैं, जहाँ ब्रजभाषा थोड़ी बहुत तो हर काल में लिखी गई है, लेकिन लगभग काव्य की भाषा बन के रह गई। भारतेंदु काल में गद्य इसमें पूरा खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। तो एक भाषा से दूसरे भाषा के युग में हम पहुंच रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए आप। नए विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगी कि इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, जिसे आप छोटी सी बुक्स की लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है ज़रूर चेक करें। आपके सिलेबस की समस्त सामग्री, आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो, राज्य प्रवेश परीक्षा की, पीएचडी के लिए दे रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम या स्लैट या सेट, या किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो रचनाएं निर्धारित हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी, अन्य गद्य विधाएं, आत्मकथा, जीवनी, वो सब कुछ आपको हिंदी बुकशाला चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही इसके अलावा आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट व्याख्या के रूप में उसमें मैंने उपलब्ध करवाएं, तो वो प्लेलिस्ट आपको हिंदी बुकशाला चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ इस हिंदी नेटशाला चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब
करना है आपको। हिंदी बुकशाला चैनल तो ऐसा है कि उसमें किताबें हैं, आजीवन आप उससे जुड़े रह सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते तो पता नहीं चलता कि कौन से विद्यार्थी नियमित है और कौन से नए जुड़ रहे हैं। खैर वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि परीक्षा तक आप हिंदी नेटशाला चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें यदि आप प्रमाणिक ग्रंथों के माध्यम से मेहनत करना चाहते हैं। शॉर्टकट्स की तलाश में है तो फिर शायद ये चैनल आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई शॉर्टकट्स नहीं है। पूरी बुक आपको पढ़ाई जाती है, पूरी रचना आपको पढ़ाई जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको कुछ लाभ हो तो आपको क्या करना है बार बार मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, आप लोग स्वयं समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन काव्य भाषा में ब्रज भाषा का आधार सबसे अधिक समय तक प्राय 300 वर्षों की अनवरत परंपरा में और सबसे अधिक क्षमता के साथ प्रयुक्त हुआ है। ब्रजभाषा के व्याकरण में मिर्जा खां का कहना है कि भाका विशेषतः ब्रज प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से संबद्ध है। इसी प्रसंग में वे आगे कहते हैं कि संस्कृत और, तो इसको देखिए, ये ब्रजभाषा के काव्य रूप में, काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का विकास है। थोड़ा सा ये कठिन टॉपिक लग रहा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। भाषा विशेषतः ब्रज प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से संबद्ध है। इसी प्रसंग में वे आगे कहते हैं संस्कृत और प्राकृत को छोड़कर भाका में अन्य सभी बोलियां समाहित हैं। यहाँ स्मरणीय है कि मिर्जा खां के लिए हिंदी तथा भाका पद समानार्थक हैं और वे ब्रज भाषा नहीं केवल भाका कहते हैं। मिर्जा खां को भाका सभी भाषाओं में सर्वाधिक क्षमतावान जान पड़ती है। उनकी दृष्टि में अलंकृत काव्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त भाषा है, साथ ही प्रेमी और प्रेमिका के प्रशंसा गायन के लिए भी। यह अधिकतर कवियों और सुसंस्कृत व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है और प्रयुक्त होती है। यहाँ अंतिम संदर्भ स्पष्ट है कि रीतिकालीन श्रृंगारिक काव्य के लिए। तो एक ग्रामर ऑफ द ब्रज भाका ये पृष्ठ पे लिखा हुआ है। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा। ये जो ऊपर संध्या ये है 1676 ईस्वी के आसपास लिखे गए मिर्जा खां के व्याकरण ग्रंथ में ये मिलता है। ब्रजभाषा का प्रयोग मध्यकाल में इतने विस्तृत रूप में हुआ, इसके कई कारण हैं। एक तो शौरसेनी प्राकृत और अपभ्रंश का सर्वाधिक दाय ब्रजभाषा में सुरक्षित रहा, इसीलिए ग्रियर्सन ब्रजभाषा को साहित्यिक हिंदुस्तानी की तुलना में पश्चिमी हिंदी का श्रेष्ठतर प्रतिनिधि मानते हैं। ठीक है, ये भारत का भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ में आपको ये देखने को मिल जाएगा 63 पेज नंबर, भाग 1 63 पेज नंबर पे। शौरसेनी अपभ्रंश से सीधे विकसित होने के कारण ब्रज भाषा में ध्वन्यात्मक लालित्य भी अधिक माना जाता है। फिर समूचे उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े रहने के कारण ब्रजभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता गया। एक सीमा के बाद तो ब्रजभाषा लिखने का अर्थ हो गया राधा कृष्ण संबंधी काव्य की रचना, और राधा कृष्ण संबंधी लालित्य भाव का ब्रजभाषा के ध्वन्यात्मक लालित्य से अभेद हो गया। यहाँ तक कि उर्दू के कवि भी बराबर अपनी काव्य भाषा में मृदुता और लालित्य विकसित करने के लिए ब्रजभाषा के शब्दों विशेषतः ओंकारात आज्ञा अनुरोधार्थक क्रिया रूपम मेरा सलाम कहियो का प्रयोग करते रहे। ब्रजभाषा और उर्दू काव्य भाषा के अंतः संपर्क का विश्लेषण वस्तुतः अपने में एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। नामवाची शब्दावली की दृष्टि से ब्रजभाषा अपने विकास में तत्सम की अपेक्षा तद्भव की ओर उन्मुख होती गई। यह कहना वस्तुतः एक सामान्य तथ्य की ओर संकेत करना और एक सामान्य सिद्धांत का समर्थन करना ही होगा। यह बिना पूरे आंकड़ों के इस संबंध में अंतिम रूप से कुछ भी कहना न्याय नहीं है, पर इतना अनुमान किया जा सकता है कि सूरदास से लेकर सेनापति देव और पद्माकर तक काव्य भाषा के गठन में तद्भवों का महत्व बढ़ा। इसके कुछ कारण भक्तिकाल की आध्यात्म परक संस्कृत शब्दावली के स्थान पर रीतिकाल की ऐहिक जीवन से संबंध तद्भव शब्दावली का आना है। ब्रजभाषा आध्यात्म से आरंभ होती है और शरीर के अनुभव में संपन्न होती है। ये दोनों अनुभव स्तर बराबर संश्लिष्ट भी होते रहते हैं। समूची मध्यकालीन काव्य भाषा अपने श्रेष्ठ रूप में मूलतः तन्मयता के अनुभव को विकसित करती है। तन्मयता चाहे भक्त भगवान के संबंध की हो या प्रेमी प्रेमिका के संबंध की। उस युग के अधिकांश समाज के लिए तनाव न भाषा में था न जिंदगी में। मध्यकालीन काव्य भाषा में जो एकतानता की स्थिति मिलती है उसका एक कारण यह तनाव का ना होना है, पर कभी कभी हमें एकतानता की प्रतीति एक रस्ता की सीमा तक पहुंचा देती है। रीतिकाल में ऐसा अनुभव कई बार होता है। वाक्य भंग, असाधारण साहित्यिक शब्द प्रयोग, परस्पर विरोधी भाषिक वातावरण का आमना सामना इस युग की विशेषताएं नहीं है और ना हो सकती थी। मध्यकालीन काव्य भाषा अपने परिष्कृत शब्द चयन,
शांत लय और सुपाठ्य मात्रिक छंदों के प्रयोग से पहचानी जाती है, जहां धीरे धीरे तन्मयता की मनः स्थिति विकसित होती है और जो उस युग की ब्रजभाषा का लक्षण बन गई थी। 11वीं 19वीं शती के संघर्ष और तनाव के साथ इस तन्मयता का मेल नहीं खा सकता था। भारतेंदु ने कुछ समय तक तनाव और तन्मयता के साथ 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 ले चलने की कोशिश की। तनाव खड़ी बोली के गद्य में, नाटकों और पत्रकारिता में तथा तन्मयता ब्रजभाषा के कवित्व, सवैयों और पदों में, पर यह स्थिति स्वभावतः अधिक चल नहीं सकती थी। अंततः खड़ी बोली समग्रतः काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और उसके साथ साथ हिंदी क्षेत्र में नई शक्ति और चेतना का उदय हुआ। ये एक रोचक तथ्य यह परिलक्षित किया जा सकता है कि उर्दू काव्य भाषा का आधार तो पहले ही खड़ी बोली चली आ रही थी, पर इसके बावजूद उत्तर मध्यकालीन सामंतीय विलासिता के वातावरण में उर्दू काव्य बहुत समय तक छटपटाता रहा और अब तक उससे पूर्णतः मुक्त नहीं हो सका है। हिंदी काव्य भाषा ने क्योंकि अपना आधार ब्रजभाषा को छोड़कर फिर खड़ी बोली को कर लिया, इसलिए उसका पुनर्वार कायाकल्प संभव हो सका। हिंदी भाषा की बहुजनपदीय प्रकृति उसे कैसी शक्ति देती है, यह इसका अच्छा प्रमाण है। और इसी के साथ रीतिकाल समाप्त होता है। कल से हम अपने आधुनिक काल, जो बहुत ही रोचक है क्योंकि खड़ी बोली में तो बहुत कठिन शब्दावली इसमें नहीं है और यहाँ से प्रश्न भी अधिक पूछे जाते हैं, उसको प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है आप सभी जानते हैं।